नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, कल जो मैं टॉपिक लेके आया था हिंदी व्याकरण में वर्णमाला, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं वर्णमाला को पढ़ाऊंगा, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसको बहुत ही बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं तो कहीं न कहीं इससे ज़रूर नुकसान होगा। तो दोस्तों, कल मैं बता रहा था वर्णमाला, और वर्णमाला को आप लोगों को अच्छे से बताया कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण कितने भागों में विभाजित है। स्वर को भी बताया कि स्वर कितने भागों में विभाजित है, और व्यंजन को भी बताया कि व्यंजन कितने भागों में विभाजित है। और आप लोगों को ये भी बताया कि उच्चारण के स्थान पर किसका क्या उच्चारण स्थान है, किसका उच्चारण स्थान तालव्य है, किसका मूर्धा है, किसका दंत्य है। अब दोस्तों, एक चीज़ छूट जाती है, वो यह मैं आज लेकर आया हूँ कि उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत जोर शोर से पूछता है। तो दोस्तों, आज हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्गों के वर्गीकरण में पहला आता है घोषत्व के आधार पर। पहला आता है घोषत्व के आधार पर कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। अब घोषत्व में भी दो आते हैं। पहला जो आता है वो है अघोष। तो इसको हम समझेंगे कि अघोष होता क्या है। जिस व्यंजन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती है, उनको हम अघोष कहते हैं। या इसको ऐसे जान सकते हैं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण का पहला और दूसरा पद, ये पहला और दूसरा पद अघोष होता है और इसको उच्चारण करने में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे अगर ये पूछ रहा है कि अघोष किसे कहते हैं, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जो प्रत्येक व्यंजन वर्ण का पहला और दूसरा पद, तो पहला और दूसरा पद अगर हम इसको साथ में लेते हैं तो ये हो जाता है 12। तो जब अघोष को ऐसे 12 लिख के याद कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि अघोष में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं। अब दोस्तों, ये दूसरा आता है सघोष। सघोष जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अर्थात जिसको हम अधिक, या ये कह सकते हैं अधिक प्रयत्न के अनुसार बोलते हैं, उसे हम सघोष कहते हैं। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि इस व्यंजन वर्णों में कौन सा सघोष है। तो दोस्तों, इसमें ये होता है कि व्यंजन वर्णों का तीसरा, चौथा और पांचवा पद, ये तीसरा, चौथा और पांचवा पद ये सघोष होता है और इसको उच्चारण करने में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अब इसको हम ऐसे देख ले, अगर तीनों ऐड कर लेंगे तो ये 345 अर्थात 345 हो जाएगा। तो हम ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं कि जब अघोष की बात की जाए तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए 12, अर्थात प्रत्येक व्यंजन वर्णों का पहला और दूसरा पद। और जब हम सघोष की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए 345, अर्थात प्रत्येक व्यंजन वर्णों का तीसरा, चौथा और पांचवा पद। तो दोस्तों, इस माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। अब आप लोगों ने इसको घोषत्व के आधार पे जाना कि घोषत्व के आधार पर कौन सा अघोष है और कौन सा सघोष है। अब इसी के क्रम में हम आगे आता है प्राण तत्व के आधार पे। वो क था, ये ख है। प्राण तत्व के आधार पे अब हम जानेंगे कि प्राण तत्व के आधार पे इन व्यंजन वर्णों में कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। तो इसमें पहला आता है अल्प प्राण। दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है कि अल्प मीन्स होता है कम, और प्राण का मतलब होता है हवा। तो जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम हवा निकले, वह होता है अल्प प्राण। अब अल्प प्राण कि इसमें कैसे हम पहचानेंगे, तो जब हम बोलेंगे कि क, ख, ग, घ, अंग
तो हमको पता चलेगा कि किसको बोलने में हमारे मुख से ज़्यादा हवा निकल रही है या ज़्यादा जोर लग रहा है। अल्प प्राण को ऐसे भी बोल सकते हैं कि कम कम शक्ति लगना या कम जोर देना। तो जब हम ऐसे बोलेंगे क, ये हम आसानी से बोल ले रहे हैं और ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ रहा है। अब हम बोलेंगे ख, जब ख बोलेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा वायु भी निकलेगी, ज़्यादा जोर भी लगेगा। इसी के क्रम में हम बोलेंगे अगर ग, ग बोलेंगे तो एकदम आसानी से हम लोग बिना जोर दिए हुए ही बोल सकते हैं। फिर इसी क्रम में हम जब घ बोलेंगे घ, अगर आप घ बोलते हैं तो आप खुद इस बात को अनुभव करेंगे कि कितना ज़्यादा प्राणवायु निकल रही है और कितना ज़्यादा जोर लग रहा है। और इसमें दिया है अल्प प्राण कि कम हवा निकले और कम जोर देना पड़े। अब इसी क्रम में हम अंग को बोलते हैं, तो जब हम अंग बोलेंगे तो बिल्कुल आसानी से बोल लेंगे। तो इसको इस माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि अल्प प्राण, जिस व्यंजन वर्णों को उच्चारण करते समय हम कम समय में उच्चारण कर लें अर्थात कम जोर देकर उच्चारण कर लें, वह होती हैं अल्प प्राण। तो प्रत्येक व्यंजन वर्णों का एकला, तीसरा और पांचवा पद जो होता है वह होता है अल्प प्राण। जब हम इसको उच्चारण करेंगे क, ग, अंग, तो ज़्यादा थोड़ा सा भी शक्ति नहीं लगेगा और हम आराम से इसको उच्चारित कर लेंगे। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद रख सकते हैं 135, अर्थात जब अल्प प्राण परीक्षाओं में या फिर ऐसे किसी प्रतियोगी परीक्षा में या फिर टेस्ट में कोई पूछता है या फिर आपसे सामान्य जानकारी के लिए ही पूछता है कि हम अल्प प्राण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण हैं, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि 135 प्रत्येक व्यंजन वर्णों का पहला, तीसरा और पांचवा पद जो होता है वह अल्प प्राण होता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब आता है महाप्राण। महाप्राण, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि महाप्राण जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारे मुख से ज्यादा वायु निकलती है और हमें अत्यधिक जोर दे के बोलना पड़ता है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। अब व्यंजन वर्णों में हम कैसे जानेंगे कि महाप्राण कौन है, तो मैंने आपको पहले बताया है कि जब हम जिन वर्णों को उच्चारण करेंगे और हमारे मुख से कम ध्वनि निकलेगी वो अल्प प्राण होगी, और जिन वर्णों को हम बोलेंगे और हमारे मुख से ज्यादा वायु निकलेगी वह महाप्राण होगी। तो जब हम ये जान गए हैं कि व्यंजन वर्णों में 1, 3 और 5 वह पद वो अल्प प्राण है, तो जो बचता है शेष अर्थात इसका व्यंजन वर्णों का दूसरा और चौथा पद ये हो गया आपका महाप्राण। जब हम ख बोलेंगे, छ बोलेंगे, थ बोलेंगे तो हमारे मुख से ज्यादा वायु निकलेगी और हमें अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हम इस वर्ण को उच्चारित कर पाएंगे। इन महाप्राण में तथा अल्प प्राण में जो ये अल्प प्राण है इनमें जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कल मैंने बताया था य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आ जाएंगे और इनको भी हम याद कर लेंगे। ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि यह अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो जब हम ऐसे इसको याद किए रहेंगे और ये ट्रिक हमारे दिमाग में लाना चाहिए कि हम इतनी संख्या याद कर लें तो हमें फटाक से याद आ जाएगा कि कौन क्या है। अब बात आती है महाप्राण की। महाप्राण में भी जो मैंने कल बताया था आपको स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन जो होता है वो ये जो व्यंजन वर्ण है ये आपका महाप्राण में आ जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने आज वर्णमाला के बारे में अच्छी सी जानकारी प्राप्त कर ली। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं में चाहे उच्चारण के स्थान पे पूछता है या प्रयत्न के अनुसार पूछता है, तो आप इसको आसानी से बता ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको लगता है कि इससे मुझे थोड़ा सा भी लाभ हुआ है और मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई है, तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।